ठीक है, तो अब यहाँ पर ये अगर आप गौर से देखें कि यहाँ पर जो DL क्रॉस R है, ये किसके बराबर होता है? इनफैक्ट इसमें जो कौन सा रेशियो इस्तेमाल होता है? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो यकीनी तौर पर यहाँ पर आप साइन का इस्तेमाल करेंगे। सो DL R इंटू साइन थीटा, या फिर इसको आप यहाँ पर अल्फा है तो फिर अल्फा कहेंगे। तो अल्फा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन R एंड DL। ठीक है, तो ये मैंने चूंकि बॉटम एंगल लिया था, और उसके बाद फिर जब हमने इसको पूरी इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो फिर ज़ाहिर है जो एंगल है वो भी, जो जो आई मीन डिफरेंशियल एलिमेंट है वो भी फिर एंगुलर पार्ट में चला गया। और उसके बाद फिर हमने कहा था कि उस वायर के दोनों एंड्स को आपस में मिलाएं, और लोअर एंगल जो है वो अल्फा 1 होगा और अपर एंगल अल्फा 2 होगा। तो अब यहाँ पर भी देखें, दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। लेकिन चूंकि इनिशियली हम एक बॉटम एंगल ले चुके हैं, लिहाजा आपको बॉटम एंगल यहाँ पर भी डिफाइन करना पड़ेगा, विच इज़ अल्फा 1। और यहाँ पर भी दो एंगल है, एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, लेकिन यहाँ पर आपको अल्फा 2 ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस सिनेरियो में मैंने ये कहा कि अल्फा 1, लिहाजा अगर ये ट्राइंगल कंसिडर करें, फ़र्ज़ कर लें कि ये वायर का एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है और ये वाला पी है, तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। और इस ट्राइंगल, ये अल्फा 1 जो है इस ट्राइंगल के बाहर है, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, और अल्फा 2 जो है इस ट्राइंगल के अंदर है, विच इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। ये बात हमने की थी और इसी पे हमारा सारा फोकस था। लेकिन आपके सवाल के ऊपर मैं इस बात को दोबारा से पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि अगर आप ये एंगल अल्फा, अगर बॉटम एंगल के बजाय इनिशियली आप टॉप एंगल ले लें, यानी मिसाल के तौर पर आप ये भी कर सकते थे, मैं इसको यानी फर्ज कर लीजिए कि आपके पास ये एक सॉरी, ये एक वायर है और लेट्स से दिस इज द पॉइंट ऑफ P, और यहाँ पर हम DL डिफाइन कर रहे हैं, and you just connect the DL with the point P having vector R। अब यहाँ पर पहले हमने ये एंगल लिया था, लेकिन आप इस एंगल के बजाय आप ये एंगल भी ले सकते हैं। और ये क्यों ले सकते हैं? इसलिए कि आप ये देखें, क्योंकि यहाँ पे साइन इन्वॉल्व है। तो साइन के अंदर यानी पहले आपने ये वाला एंगल लिया था, लेट्स सपोज दिस वाज अल्फा, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल जो है 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो साइन के अंदर, साइन की ये प्रॉपर्टी होती है कि साइन आप अल्फा लें या फिर साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा लें, दोनों बराबर होता है। उसको आप एक्सपेंड करके देख लीजिएगा, साइन अल्फा प्लस माइनस अल्फा 2 के फॉर्मूले से। तो ये बाइंडिंग नहीं है कि आप सिर्फ बॉटम वाला एंगल लें, आप टॉप वाला एंगल भी ले सकते हैं। चलिए, अब अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर अल्फा 1 अल्फा 2 की सूरत क्या हो जाएगी? यानी इसको आप इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और वायर के दूसरे एंड को भी कनेक्ट कर दीजिएगा। तो जब आपने एंगल टॉप लेवल पे डिफाइन कर दिया, तो फिर ज़ाहिर है यहाँ पर भी ये एंगल अल्फा 1 होगा, और अल्फा 2 के लिए फिर आपको बाहर की तरफ एंगल डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब पिछले वाले केस से ये थोड़ी मुख्तलिफ बात हो गई। अब यहाँ पर अल्फा 1 इंटीरियर हो गया और अल्फा 2 एक्सटीरियर हो गया। तो अब ज़ाहिर है हम अल्फा तो डिफाइन करते नहीं है अपने प्रॉब्लम में, क्योंकि हम अपनी इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं। तो आप इन चीज़ों को
जहन में कैसे रखेंगे? वो इस तरह से रखेंगे कि अगर आप पहले एंगल को इंटीरियर ले रहे हैं, देन सेकंड एंगल मस्ट बी एक्सटीरियर एंगल। जो सही बात है वो ये बात होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर आपने इसको अल्फा 1 को एक्सटीरियर डिफाइन कर दिया, तो फिर अल्फा 2 मस्ट बी इंटीरियर एंगल। तो इसका आपने ख्याल रखना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा अल्फा 1 को एक्सटीरियर लेना है। अल्फा 1 हाँ। इंटीरियर हो सकता है, लेकिन उस केस में अल्फा 2 मस्ट बी एक्सटीरियर। ये बिल्कुल वाइस वर्सा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और दूसरा एक और छोटा-सा प्रॉब्लम ये पूछा था स्टूडेंट ने कि, और वो एक जनरल प्रॉब्लम था, वो ये कि हमारी जो के इलेक्ट्रिक की लाइन्स बाहर रोडों पे हम देखते हैं, मेन लाइन से 5 या 6 लाइन्स आ रही होती हैं, हमारे घरों में आ रही होती हैं। तो जो वो वायर है, उस वायर के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड होगी? एक सवाल ये है। और दूसरा ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या हम उसे बायोट-सेवर्ट लॉ से मालूम कर सकते हैं? यानी मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि आपके पास एक यू नो बाहर आपने देखा होगा कि इस तरह से मुख्तलिफ लाइन्स जो हैं वो अ, होती हैं। आई मीन कहीं 3 लाइन होंगी, कहीं 5 लाइन्स होंगी। उसमें से जो बॉटम वाला है वो ग्राउंड होता है, बाकी सारे फेजेज़ होते हैं। एनीवे, तो अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि इसमें इसमें करंट कैरिंग वायर है एक्चुअली, हाई करंट इसमें से थ्रू हो रहा है। तो बात तो ये है कि आई मीन जो आपके सवाल का एक जवाब तो ये होगा कि यकीनी तौर पर अगर इसमें करंट है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड होनी चाहिए। ज़ाहिर है उसकी डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं राइट हैंड रूल से। और इसको निकालने के लिए आपने कहा कि इनफाइनाइट वाला जो फ़ॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। बिल्कुल सही है कि अगर आप इस वायर के बहुत करीब किसी पॉइंट के ऊपर फ़ील्ड निकालना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का जो फ़ॉर्मूला है बायोट-सेवर्ट लॉ से निकाला है, वो बिल्कुल आप इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फ़ील्ड निकाल सकते हैं। और इसको इन्फिनिट लाइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली इन्फिनिट का मतलब ये नहीं है कि वायर ही की लंबाई बहुत ज़्यादा हो। आपके पास कोई फाइनाइट वायर है, आई मीन से फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ फाइनाइट लाइन। अब जिस पॉइंट पर फ़ील्ड निकाला जा रहा है, वो डिपेंड करेगा कि फ़ॉर्मूला आप कौन-सा इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर ये पॉइंट आप इस वायर के बहुत करीब उठाकर ले जाएँ, जहाँ पे फ़ील्ड निकालना चाहते हैं, तो इस पॉइंट के लिए या इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो लाइन है ये इनफाइनाइट तस्वर की जाएगी। और यहाँ पर आप अ, जो फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो इनफाइनाइट वाला इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये पॉइंट थोड़ा-सा दूर हो, तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये लाइन फाइनाइट होगी। और यहाँ पर आप जो जो बायोट-सेवर्ट लॉ का जो जनरल फ़ॉर्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे, यानी दोनों एंड को इसके साथ आप कनेक्ट कर देंगे। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 डिफ़ाइन करेंगे, रॉ डिफ़ाइन करेंगे और उस लिहाज से फिर आप फ़ील्ड निकालेंगे। तो अब आपके पास जो बाहर से पीएमटी से जो लाइन आ रही है उसमें ज़ाहिर है वो होती तो बहुत लंबी है। तो अगर आप कहीं क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में फ़ील्ड निकालना चाह रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है इनफ़ाइनाइट करंट कैरिंग वायर का फ़ॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर किसी ख़ास डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं तो फिर फ़ाइनाइट कंसीडर होगा। लेकिन इसी तनाज़ुर में एक और बड़ी अहम बात वो ये है कि अम, अब चूँकि यहाँ पर आपके पास अम, मिसाल के तौर पर एक वायर ये है और उसमें मैग्नेटिक आई मीन करंट की डायरेक्शन करंट इस तरफ है से राइटवर्ड डायरेक्शन। और एक और वायर आप यहाँ पे प्लेस कर देते हैं से इसकी क्लोज वेसिनिटी में, इसमें करंट की डायरेक्शन को आप रिवर्स कर देते हैं। तो अब अगर इस वेसिनिटी में जब आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो इन दोनों की वजह से, क्योंकि एक में करंट
इस तरफ है और दूसरे में करंट की डायरेक्शन रिवर्स है। फर्ज कर लीजिए कि इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी वेसिनिटी में वो जब आप H निकालेंगे तो H1 प्लस होगा और H2 जो है वो माइनस होगा। तो ये हो सकता है कि आप के पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए इस रिवर्स करंट कैरिंग की वजह से। तो मेन लाइन में अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अगर उसमें उन वायर्स में करंट की डायरेक्शन किसी में राइटवर्ड है किसी में लेफ्टवर्ड है तो फिर ज़ाहिर है मैग्नेटिक फील्ड का जो नेट इफेक्ट है वो ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। बट येस, यू कैन अप्लाई द बायोट-सावर्ट लॉ to find the intensity of the magnetic field because of you know you know finite or infinite। और करंट कितना होगा ये बिल्कुल लिमिट नहीं है, करंट मिली एम्पियर में है या फिर एम्पियर्स में है, दोनों केस में आप बायोट-सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करके फील्ड निकाल सकते हैं। सो इन जनरल जो आपके पास के इलेक्ट्रिक की लाइंस हैं आपके घरों के बाहर, पोल से जो वायर जा रहा है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। न सिर्फ उसके अराउंड होती है बल्कि जो ये जो मोबाइल फ़ोन के जो सेलुलर फ़ोन के जो एंटीनाज़ हैं उसके अराउंड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एग्जिस्ट करती हैं। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा था व्हाट्सएप पे। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अब आप की तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिए एक एक करके। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर इस वायर के इर्द गिर्द वायर में रेजिस्टेंस भी तो होगी ना, तो उसके मैग्नेटोस्टैटिक प्रॉपर्टीज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बेटा नाम बताओ कौन पूछ रहा है? अस्मा। अस्मा अस्मा। है, अस्मा ठीक है। रेजिस्टेंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि बायोट-सावर्ट लॉ का फार्मूला आपके सामने, फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन यू नो करंट, और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर उसमें यू नो वायर की लेंथ कितनी है या फिर किस डिस्टेंस पे आप फील्ड निकाल रहे हैं। तो रेजिस्टेंस की वजह से आप इस फार्मूले के तहत तो आप ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वायर के रेजिस्टेंस से ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये आपकी बात इस लिहाज से इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी हो सकती है कि करंट इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन आई मीन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। कि रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो जो भी करंट की वैल्यू होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के अराउंड होगी। लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है, वो इस तरह से वेरिएबल तो है नहीं, तो अगर आपके पास एक वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस के कांस्टेंट होने की वजह से और उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट है, तो फिर उसमें जो करंट है वो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो कांस्टेंट है। सो इफ यू हैव अ कांस्टेंट करंट in a wire, therefore the magnetic field intensity around that wire would be constant। सर इसका मतलब वो डायरेक्ट डिपेंड नहीं करेगा रेजिस्टेंस पर? Yes, magnetic field डायरेक्ट डिपेंड नहीं करेगा रेजिस्टेंस पे। और सर लाइक इंडक्टेंस, इंडक्टेंस पे तो डिपेंड करेगी। इंडक्टेंस क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड? यस सर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जी मैग्नेटोस्टैटिक्स प्रॉपर्टीज जो है इंडक्टेंस पर डिपेंड करेगी डायरेक्टली। जी, वो एग्जैक्टली वो करेगी। उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे किसी स्टेज पे आके। अभी इस वक्त चूंकि आई मीन इंडक्टेंस पे नॉर्मली जब हम मीडियम की डिपेंडेंसी को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इंडक्टेंस की डिपेंडेंसी फिर वहाँ पे नज़र आएगी। इस वक्त चूँकि हमने अपने स्पेस को फ्री स्पेस लिया हुआ है, हम किसी किस्म की कोई मीडियम नहीं ले रहे, तो फिर इस लिहाज से इस फॉर्मूले में आपको इंडक्टेंस नज़र नहीं आ रहा। बट द लेटर ऑन व्हेन वी विल कंसीडर द मीडियम अराउंड द करंट कैरिंग वायर, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो यस, मैग्नेटेंस उस आई मीन इंडक्टेंस के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी होती है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी बेटा, और कोई? सर जी सर ये जो
आपने वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का आपने सब कुछ पढ़ा है। ये मैग्नेटिक फील्ड वायर के अराउंड जो है उसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये कितना इफेक्टिव है, मतलब इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशंस है? यानी ये इस बायोट सेवर्ट लॉ की? सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वायर के अराउंड करंट की वजह से, जी जी इससे हम कोई इसका हम कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं कि इससे हम कोई काम लेते हैं कि जस्ट ये है ऐसे ही कि बस होती है ये? जी, ठीक है। ओके। इसकी इसकी इस लिहाज से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी मिसाल के तौर पर आपको अगर एक मैग्नेट चाहिए, फॉर एग्जांपल, अब उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, लेकिन अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड, मैं अगर मिसाल के तौर पर आपके जो मोटर्स हैं, घरों में जो मोटर्स लगे हुए हैं, ये जो फ़ैन है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें उसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि इसमें यानी करंट कैरिंग वायर कोई ख़ास अंदाज में आपने देखा होगा, अगर खोल के देखेंगे तो इसको वाइंड किया होता है, और ज़ाहिर है उसकी लूप्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और इसके दो दो एंड्स यहाँ से फिर निकाल लिए जाते हैं। तो अब इसको फिर आप एक ख़ास किस्म की यू नो परमानेंट मैग्नेट उसके अराउंड लगाया जाता है। अब उसके बाद क्या करते हैं आप कि इसमें करंट फ्लो करवाते हैं, यानी करंट इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा और यहाँ से रिवर्स होके वापस आ जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो फिर अ, आप जानते हैं कि करंट किसी स्ट्रेट वायर के अंदर मूव कर रहा हो या किसी सर्कुलर वायर के अंदर मूव कर रहा हो, यानी जो भी सिचुएशन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर भी इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो जब आप इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं तो और वो किसी परमानेंट मैग्नेट के साथ रखा होता है, तो फिर उसके अंदर एक टॉर्क पैदा होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। चूँकि मैं रोटेशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से वो घूमेगा। तो एक तो ये एप्लीकेशन है, और घूमने का प्रिंसिपल आपके फ़ैन में इस्तेमाल होता है। आपके घरों में जो मोटर्स हैं, जो आप पानी सक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है। या जो दीगर जगह पे मोटर्स का इस्तेमाल है, वॉशिंग मशीन है, इवन आपके पास जो दूसरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, घर में आप जिस चीज़ को भी उठा लें, तो मोटर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन योर डिवाइसेस। तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल है वो यही है कि आप करंट फ्लो कराते हैं, उसके बाद फिर उसमें टॉर्क पैदा होता है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है एक्चुअली। अब ये काम एक परमानेंट मैग्नेट से भी लिया जा सकता है। दो परमानेंट मैग्नेट जिस तरह से एक दूसरों के ऊपर फोर्स लगाते हैं, लेकिन अब परमानेंट मैग्नेट में हमने आप लोगों को किसी स्टेज पर बताया था कि उसकी जो वैल्यू है वो आप चेंज नहीं कर सकते। जो उसका साइज़ है उस लिहाज से उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जब वैल्यू चेंज नहीं कर सकते तो आप अपनी मर्ज़ी का उसमें रोटेशनल इफ़ेक्ट भी नहीं नहीं ला सकेंगे। मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं कि फ़ैन की स्पीड जो है वो स्लो है, तो अगर परमानेंट मैग्नेट होता तो फिर तो उसकी स्पीड सिर्फ एक ही किस्म की होती। लेकिन चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है करंट के ऊपर, तो आप अपने नॉब को घुमा के करंट को कंट्रोल करते हैं, और उस लिहाज से फिर आप देखते हैं कि फ़ैन की स्पीड कम या ज़्यादा हो गई। तो ये तो सिंपल फ़ैन की एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, लेकिन मोटर्स जहाँ भी लगे हैं, और आई डोंट थिंक कि आपके घरों में जितनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं उसमें मोटर का इस्तेमाल नहीं होगा। कहीं छोटे मोटर्स होंगे, कहीं बड़े मोटर्स होंगे, कहीं मैकेनिकल मोटर्स होंगे, कहीं इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स होंगे। तो ये सबसे बड़ी एप्लीकेशन है कि आप करंट को कंट्रोल करके उसका जो रोटेशनल इफ़ेक्ट है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और यही चीज़ फिर यू नो आपकी जो दूसरी मिसाल के तौर पर ट्रेन्स हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं, या फिर एरोप्लेन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं, इसके अंदर जो मोटर्स लगे हैं उसका ताल्लुक भी इसी तरह से है। तो उस लिहाज से यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी
विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और इसकी डिस्कवरी के बाद फिर इंसान ने बहुत सी चीज़ें ऐसी बनाई हैं जो कि परमानेंट मैग्नेट से शायद पॉसिबल नहीं हो सकता था। और इसकी वैल्यू को निकालने के लिए आप बायोट-सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन इफ यू हैव एनी सिमेट्री ऑफ करंट कैरिंग वायर। जी बेटा। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके। जी, और कोई क्वेश्चन? ये जो प्रॉब्लम आप लोगों को मैंने दिए हैं चैप्टर के एंड में, इसको किसी ने अटेम्प्ट किया है इसमें? इसमें किसी जगह प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? या अभी शुरू नहीं किया आप लोगों ने? अभी मैंने तो शुरू नहीं किया। ठीक है, तो इसको पहले तो ये करें कि आपके जो लेफ्ट ओवर प्रॉब्लम्स हैं जो चैप्टर्स के अंदर हैं, यानी 7.1 और 7.2 तो मैंने आप लोगों को करके दिया। इसके अलावा भी 2-3 प्रॉब्लम्स और हैं, 2-3 अनसॉल्व हैं और 2-3 प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। पहले उसको कीजिएगा और उसके बाद फिर चैप्टर के एंड की तरफ जाएं और कोशिश ये करें कि इस वीकेंड पर आप करना शुरू कर दें। कुछ रह जाएगा तो अगले हफ्ते भी ले जाइएगा, लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस जगह पर नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम किस जगह पे आ रही है। 1-2 प्रॉब्लम अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप आगे की तरफ करते चले जाएंगे, इसलिए कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको डायग्राम बनानी है। इनफैक्ट वो डायग्राम मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम के अंदर गिवन है, तो डायग्राम जब बना लेते हैं तो उस डायग्राम की सिमेट्री से आप एंगल्स डिफाइन कर लेते हैं, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, और फिर उसके बाद आप सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी ये है कि जो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने स्क्वायर वाला किया था, उसमें मैंने ये देखा है कि आप लोगों ने एक और मेथड से भी किया हुआ। इनफैक्ट वो भी मेथड जो जो ग्रिफिथ की बुक है वो उसमें यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है, या फिर शायद आप उस मेथड के आदी हैं, आपने पहले किया हुआ है, तो ठीक है, वो भी एक्सेप्टेबल है। इस किताब के अंदर जो मेथड है और एक मेथड जो आप लोग जिसके अंदर इस किताब में हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है उसमें कोसाइन कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा 1 आ रहा है, दूसरे रिजल्ट्स में साइन एल्फ थीटा 1 साइन थीटा 2 आता है, तो व्हाटएवर वो भी ठीक है। तो जिस मेथड के साथ आप कंफर्ट हैं उस मेथड से कीजिए, लेकिन जाहिर है अगर किसी जगह गलती होगी तो फिर आंसर आपका मैच नहीं होगा। तो मेथड के ऊपर ज़ाहिर है बाइंडिंग नहीं है, जिस मेथड के आप आदी हैं या जिस मेथड से करना चाहते हैं आप उस मेथड से करें, लेकिन चैप्टर के एंड के जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को असाइन किए हैं वो आप शुरू कर दें आप, और फिर व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे राब्ते में रहें कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, ताकि आपकी हेल्प की जा सके। जी, और कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से है? शाबाश। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये बायोट-सेवर्ट लॉ को हम सेकंड सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन भी कहते हैं। नहीं, बायोट-सेवर्ट लॉ को सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन नहीं कहते। अभी जिस बायोट-सेवर्ट लॉ इज एनालॉजिकल टू द कूलम्स लॉ फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक बुनियादी कानून ज़रूर है, लेकिन मैक्सवेल इक्वेशन नहीं कहते। हाँ, इसको जब हम ऑप्टिमाइज़ करके एम्पियर्स लॉ की तरफ जाएंगे तो फिर आपके पास एक 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 आई मीन एक चीज़ बनेगी जिसको हम कहते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0, ये वाली इक्वेशन। यानी आपके पास जो बायोट-सेवर्ट लॉ है, यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है
उसको अगर थोड़ा सा हम ऑप्टिमाइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम्पियर्स लॉ। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आपको याद होगा कि आपने कूलम लॉ को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके आपने बनाया था गॉसेस लॉ। और वो ये था डाइवर्जेंस ऑफ E is equals to rho naught over epsilon naught. ये एक इक्वेशन है मैक्सवेल, आई मीन दिस इज कॉल्ड द मैक्सवेल इक्वेशन। इसी तरह से यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है, यहाँ पर आप निकालते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ B is equals to 0. So this is again a Maxwell equation. तो बायोट-सेवर्ट लॉ को हम मैक्सवेल इक्वेशन नहीं कहते, बल्कि उससे जो हासिल होने वाला जो एम्पियर लॉ है उसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है। आई मीन एम्पियर्स लॉ की एक तो इंटीग्रल फॉर्म होती है, एक आपके पास डिफरेंशियल फॉर्म है। तो उसे हम मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप कूलम्स लॉ से गॉसेस लॉ निकालते थे और उसकी जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसको आपने मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 1 कहा था। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। जी, और कौन क्वेश्चन कर रहा है? सर एक क्वेश्चन था। जी जी, कौन? फैजान। फैजान जी, फैजान। सर जैसे कि आपने बताया भी कि हम जो है वो मतलब किसी भी वायर की जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके। लेकिन ये तो हमारे पास थ्योरेटिकली है, अगर हम चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकली फाइंड करें तो क्या हमारे पास कोई इसके लिए डिवाइस होता है? हाँ, इसके लिए डिवाइस भी है जिसको हम बेसिकली फ्लक्स मीटर कहते हैं, which is called in fact उसको मैग्नेटोफ्लक्स मीटर कहते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा किसी, अगर आपके पास कभी कोई इलेक्ट्रिशियन आया हो और उसने बजाय इसके कि एक दो वायर को उसने किसी मीटर के साथ कनेक्ट करके यहाँ पे कोई नंबर डिस्प्ले हो रहे हों, यू नो, एक तो मीटर होता है मल्टीमीटर, ठीक है ना, जिसमें जिससे आप करंट निकाल एम्पियर मेजर करते हैं। एक डिवाइसेस होती है जो जिसके अंदर इस तरह के जॉज लगे हुए होते हैं जो आप उस वायर के अराउंड प्लेस करते हैं, और आई मीन वायर को आपको छीलना नहीं पड़ता, नेकेड नहीं करना पड़ता, बस उसके साथ आप करते हैं। उसके बाद फिर उसके साथ एक मीटर लगा होता है और यहाँ पे करंट की वैल्यू आ जाती है। तो बेसिकली वो क्या करता है, वो ये करता है कि इसके अराउंड जो फील्ड है उस फील्ड को मेजर करके उसके बाद फिर उसको एम्पियर में कन्वर्ट करता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम यानी yes we have a device we can measure the magnetic field, और उसका एक नाम जो है वो मैग्नेटोमीटर कहलाता है। और उसको हम फ्लक्स मीटर भी कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आपने कूलम्ब लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, और वो एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन उसी चीज़ को आप किसी डिवाइस से भी मेजर कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को जो मेजर किया जाता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमीटर। And this is a device which can help to measure electric field. तो यस, यकीनी तौर पर जो डिवाइस हैं उसके अंदर जो प्रिंसिपल है वो उसी बायोट-सेवर्ट लॉ का होता है। उसी बायोट-सेवर्ट लॉ के प्रिंसिपल पर ही डिवाइस बनाई गई हैं। इसी तरह से कूलम्ब लॉ का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर डिवाइस बनाई गई हैं। तो आप थियोरेटिकली भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप मेजरमेंट भी कर सकते हैं। सर अगर हम लोग जो है वो थियोरेटिकली
अगर एक दफ़ा रिजल्ट चेक करें और एक दफ़ा ये डिवाइस के ज़रिए, तो आंसर विल बी सेम? आई मीन यस, आंसर को सेम होना चाहिए, लेकिन ये है कि जो डिवाइस है उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कैलकुलेशंस के अंदर तो कोई लिमिटेशन नहीं है, कैलकुलेशन आप बहुत ज़्यादा हायर डिजिट तक एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास कैलकुलेटर अच्छा है, आपके पास कंप्यूटर अच्छा है। डिवाइसेस के अंदर ज़ाहिर है कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन जो थर्ड डेसिमल तक आप मेजरमेंट करते हैं उस डेसिमल तक तो आंसर दोनों का सेम होगा। अगर किसी जगह पे कोई एरर नहीं है, कोई गलती कैलकुलेशन में या डिवाइस के अंदर कोई स्कीमेटिक एरर नहीं है, तो उन दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी डिवाइस के अंदर नहीं होती, कैलकुलेशन के अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं 5th डेसिमल तक मैच करना चाहूँ या 10th डेसिमल तक की मैचिंग, तो वो शायद मुमकिन नहीं होगा। लेकिन जो जितनी ज़रूरत होती है वो बिल्कुल, क्योंकि ये जो डिवाइसेस बनाई गई हैं वो उस प्रिंसिपल पे ही, उसके अंदर जो प्रिंसिपल है वो वही यूज़ हो रहा है। यानी मिसाल के तौर पर आप करंट मेजर करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ता है? आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है और उस वायर की रेजिस्टेंस चाहिए होती है, और ओम्स लॉ से आप निकाल लेते हैं। ये आपको ये तो थियोरेटिकल हो गया। लेकिन आपके पास जो एमीटर होता है, जिसको आप डायरेक्ट वायर के साथ कनेक्ट करके नंबर निकाल लेते हैं, जो लैब में आप इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी प्रिंसिपल वही है। तो जब उस करंट उस डिवाइस से थ्रू होता है, तो वो जो मीटर है वो उसकी रेजिस्टेंस मेजर कर लेता है, और पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से वो आपको करंट निकाल के दे देता है। तो ये जो लॉज हैं, ये जो कूलम्स लॉ हो गए, या फिर बायोट-सेवर्ट लॉ हो गया, या फेरेडे लॉ है, या ओम्स लॉ, ये लॉज जो है वो उन डिवाइस के अंदर ही यूज़ करते हैं। तो आई मीन डिवाइस का अपना कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो यकीनी तौर पर दोनों के रिजल्ट को मैच होना चाहिए अगर उसमें कोई एरर नहीं है। सर मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिवाइस की कैलिब्रेशन पर डिपेंड करेगा? जी जी बिल्कुल, यानी वो कितना एक्यूरेस, उसमें एरर कितना कम है, क्योंकि जब हम डिवाइस की बात करते हैं तो उसमें तो फिर कंपोनेंट लगे हुए हैं ना, उसमें डायोड है, उसमें ट्रांजिस्टर है, उसमें रेजिस्टेंस है, इंडक्टर कैपेसिटर, तो इन सब चीज़ों का अपना मिला के एक एरर होता है। अब उस एरर की वजह से उसको फिर कैलिब्रेट किया जाता है कि ठीक है, उसके अंदर जो एरर आ रहा है उसको माइनस करके हम एक नंबर डिफाइन कर दें। तो अगर किसी जगह पे कोई एरर नहीं है तो थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल के जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल मैच करते हैं, क्योंकि दोनों का जो प्रिंसिपल है वो एक ही है। हम जो थ्योरी कर रहे हैं उसका जो फार्मूला, और जो डिवाइस है उसका फार्मूला, दोनों का सेम है, तो उसका आंसर यकीनी तौर पे दोनों को मैच होना चाहिए, ज़रूरी है। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद डिवाइसेस, क्योंकि फार्मूला तो गलत नहीं है ज़ाहिर। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन, और आप लोगों क्वेश्चन आप लोग किसी जगह पर लिख कर ले आया करो बेटा, या आई मीन ऐसा तो हो नहीं सकता कि सवाल आपके जहनों में नहीं आ रहे। सर हमारी मीटिंग की जो चैट है यहाँ पे किसी लड़की ने एक क्वेश्चन किया हुआ है, लिखा हुआ है। मैं देख लूँ।
इसमें मेरे पास तो चैट डिस्प्ले नहीं हो रहा। बताइए आप दानियाल, क्या है, क्या लिखा हुआ है? ये किसने क्वेश्चन किया? वैसे ही ओरली पूछ लो बेटा। सर जो आपने फाइनाइट टाइम बनाई थी जी that अभी उसमें आपने कहा कि ये फाइनाइट लाइन है लेकिन ऑब्जर्वर के लिए ये इनफाइनाइट होगा, तो ये किस ओके, तरह इनफाइनाइट होगा? यानी क्या सवाल है, किस तरह से इन्फिनिट होगा? जी, किस तरह से इनफिनिट होगा? ओके, देखिए ये जो एक्चुअली जो किसी चीज़ की इन्फिनिट का ताल्लुक है, ये तो एक रिलेटिव चीज़ है ना। यानी मिसाल के तौर पर आप किसी यानी इसकी एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि आपके पास एक कोई वॉल है और आप यहाँ पर आप अगर किसी जगह पर कोई स्टूडेंट खड़ा है इस वायर के बहुत क्लोज पॉइंट के ऊपर, तो फिर ये एक ऑब्जर्वर कहलाएगा और इस ऑब्जर्वर के लिए ये पूरी वॉल जो है ये एक आई मीन टू डायमेंशनल सरफेस, लेकिन ये इनफाइनाइट कहलाएगी ना। यानी इसके लिए जो ये वाला पॉइंट है, एंड है, और ये वाला जो एंड है, इसी तरह से ये वाला एंड है, ये बहुत दूर होगा जब ये ऑब्जर्व करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी ऑब्जर्वर अगर किसी वॉल के बहुत करीब है तो फिर दैट वॉल कैन बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट वॉल, और इसके ऊपर यकीनी तौर पर जो फार्मूला लगेगा वो फिर इनफाइनाइट वाला लगना चाहिए। लेकिन इसी ऑब्जर्वर को अगर आप यहाँ से मूव करके बहुत जगह किसी और दूर ले जाएं, तो फिर क्या होता है, आप अगर डेली लाइफ में घर में भी ऑब्जर्व करें, आप किसी वॉल से थोड़ा सा दूर हट जाएं तो फिर कंप्लीट वॉल जो है वो आपको वॉल तक की जो अप्रोच है वो सेम हो जाती है। तो जब सेम हो जाती है तो फिर आपके लिए वो एक बहुत छोटी सी चीज़ नज़र आती है। आप अगर बहुत दूर चले जाते हैं और दूर चले जाएं तो उसके बाद ये जो वॉल है ये और छोटी नज़र आएगी। यानी आप इसकी मिसाल इस तरह ले सकते हैं कि आप यहाँ से जब रात में जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सॉरी मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि किसी भी वायर की फाइनाइट या इनफाइनाइट वो सोर्स की फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, वो जितना करीब हो या दूर हो। जी एग्जैक्टली इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिल्कुल सही। यानी आप रात में अगर उस मून की तरफ देख रहे हैं तो फिर मून तो आपको जो साइज़ नज़र आ रहा है वो साइज़ तो नहीं है उसका साइज़ तो बहुत बड़ा है, लेकिन चूंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हमारे लिए वो एक छोटी सी कोई फुटबॉल की तरह से चीज़ नज़र आ रही होती है। यानी फाइनाइट हो गई क्योंकि हम बहुत दूर खड़े हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो डिस्टेंस की वजह से ये अपरेंटली ये वो एक फाइनाइट चीज़ नज़र आ रही है। जब आप उसके करीब जाएंगे तो वो आपके लिए फाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इन्फिनिटी और फाइनाइट का जो कंसेप्ट है ये एक रिलेटिव टर्म है कि आप ऑब्जर्वर कितनी दूर से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और बिल्कुल यही चीज़ आप जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालते हैं। यानी मिसाल के तौर पर आपके पास ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट है, तो इस हर जगह पे फील्ड तो होगी, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप जिस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं वो जो पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, और उस पॉइंट को आप एज ए ऑब्जर्वर के तौर पे लेंगे कि कोई ऑब्जर्वर उस पॉइंट पर बैठकर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर रहा है। अगर ये उसकी क्लोज वेसिनिटी में होगा तो फिर उसके ऊपर जो आप जो फॉर्मूला कंसिडर करेंगे, बिकॉज दैट ऑब्जर्वर कैन बी कंसिडर एज इनफाइनाइट दिस लाइन, तो फिर आप इनफिनिट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और इसी ऑब्जर्वर को आप दूर ले जाएंगे
मिसाल के तौर पर यहाँ पे ले जाके रख लेते हैं। इसके लिए ये जो लाइन जो है वो फाइनाइट तस्वर की जाएगी, जिसकी वजह से फिर आप फाइनाइट वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इन्फिनिट और फाइनाइट के फार्मूले में बहुत मामूली सा फ़र्क है, जिसके अंदर यानी इन्फिनिट के अंदर आप अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके 0 और 180 एक जनरल फार्मूला निकाल लेते हैं। जबकि अगर एक लाइन फाइनाइट है तो फिर आपको बाकायदा तौर पर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 निकालना होता है। तो ये बात क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, ये आप अपने जहन में रख लें कि ये जो इसी तरह से कूलम लॉ में भी हमने ये किया था कि अगर आपके पास कोई करंट कोई चार्ज है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऑब्जर्वर उसके करीब होगा तो फिर आप इन्फिनिट वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और उठाकर दूर ले जाएं तो वही लाइन जो पहले इन्फिनिट थी अब फाइनाइट हो जाएगी। सो ये जो इन्फिनिट साइज है या फाइनाइट साइज है, दैट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अपरेंटली उसके अंदर तब्दीली आती है, यानी जो लाइन है वो अपने तौर पर तो एब्सोल्यूट है, लेकिन ऑब्जर्वर के पॉइंट से वो इन्फिनिट भी हो सकती है और फाइनाइट भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर किस जगह पर लोकेटेड है। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। जी, और कोई क्वेश्चन? चैट बॉक्स मैं इस वक्त नहीं देख पा रहा, चैट बॉक्स से क्वेश्चन हो गया या अभी? दानियाल? जी सर, हो गया। हो गया, अच्छा। तो और अभी और कोई क्वेश्चन स्टूडेंट आपकी तरफ से है? अगर नहीं है तो फिर दैट्स इट, इसको हम लीव कर रहे हैं इंशाल्लाह। फिर और आप लोगों से आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि प्रॉब्लम्स को आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दें, ताकि आपको पता चले कि किस जगह पे हर्डल्स आ रही हैं और उसको रिजॉल्व किया जा सके। क्योंकि देखें, इसमें इसको करना तो है, इसलिए नहीं ज़रूरी है कि एग्ज़ाम आपने देना है या फिर आपके मार्क्स आएंगे। मुझे नहीं पता कि एग्ज़ाम सितंबर में किस तरह से लिया जाएगा। इस वक्त हर चीज़ बिल्कुल एक शेकी अंदाज में आपके सामने लेकिन ये जो कोर्स है ये आपके जो बाकी जो कोर्सेज़ हैं फाइनल ईयर में जब आप जाएंगे तो उसमें ये सारे कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे। क्वांटम मैकेनिक्स हो या फिर मटेरियल साइंस हो या फिर दूसरे दीगर जो कोर्सेज़ हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स के कोर्सेज़ हैं और बहुत सारे, तो उसमें ये जो बुनियादी कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। और अगर ये चीज़ें हम नहीं करें, उसके बगैर भी ये आपका सेमेस्टर निकल जाएगा, लेकिन फिर उन कोर्सेज़ को सही तरह से आप नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं, आपकी भी ख्वाहिश होगी कि आप जब डिग्री आपके पास हो तो फिर हर कोर्स के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी हो। तो ये एक प्री रेक्विजिट कोर्स है और ये बेहतर होगा तो फिर आने वाले जो कोर्सेज़ हैं जो फाइनल ईयर में आप लेंगे या इवन अगले सेमेस्टर में जब आप लेंगे वो भी अच्छा हो जाएगा। तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें कि अच्छा एग्ज़ाम हमने देना है और उसमें फिर पिक एंड चूज़ हो जाएगा, अच्छा 10 में से 5 कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करें। इस वक्त आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है और अगरचे के एक एक प्रेशर है, हर चीज़ न्यूज़ भी एक डिप्रेसिव न्यूज़ आ रही हैं हर तरफ से, लेकिन आप चूँकि घर पे हैं और दीगर कामों के साथ साथ डेली 2-3 घंटे अगर आप इसके ऊपर भी देंगे, इससे मुराद ये है कि आप बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी वक्त लगाएं, तो फिर यकीनी तौर पर क्योंकि इतना टाइम आपके पास शायद उस वक्त नहीं था जब यूनिवर्सिटी खुली हुई थी, क्योंकि 4 से 5 घंटे आप यूनिवर्सिटी में होते थे। इनफैक्ट लैब इंक्लूड कर लें तो 6 से 8 घंटे यूनिवर्सिटी का होता था, फिर आप घर में दीगर काम भी करने हैं। अब आपके पास एक लिहाज से टाइम बहुत ज़्यादा है और उसका बेहतरीन इस्तेमाल तो ये हो सकता है कि आप अपना एक स्केड्यूल बनाएं, हर सब्जेक्ट के लिए 1 से 2 घंटे आप एलोकेट करें, जो भी आप 24 घंटे में आप एलोकेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम करें, प्रॉब्लम के अंदर किसी जगह पे फंस रहे हैं, टीचर से डिस्कस करें और यकीन जानिए अगर आप ऐसा कर रही हैं तो विद इन अ मंथ आपको अपने प्रॉब्लम की जो ग्रिप है उसमें आप
फील करेंगे कि आप एक्सपर्ट हो गए हैं। और मिसाल के तौर पर अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉब्लम्स में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो सिर्फ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर्स की बात नहीं है, बल्कि आप एज ए होल प्रॉब्लम्स अटैम्प्ट करने की एक्सपर्ट हो जाएंगे। और ये जो स्ट्रेटजी है ये फिर किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई हो सकती है। तो किसी एक कोर्स को जो आप कर रहे हैं तो इस तरह से ना सोचें कि हम बाकी कोर्स रह जाएगा। आप अच्छी तरह से लॉजिक अगर डेवलप कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं, किसी जगह पे फंस रहे हैं वो डिस्कस करें, तो जब आप ऐसा कर लेंगे तो फिर आप यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। और इस कोर्स का तो सिर्फ मेन मोटिव भी यही है कि इसमें आपको कैसे आपने लॉजिक डेवलप करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फिगर कैसे बनानी है, सिमेट्रीज को कैसे डिफाइन करनी है। लिहाजा मेरी सजेशन ये है कि अपना एक टाइम टेबल आप बनाएं और उस टाइम टेबल में हर सब्जेक्ट को एक रीज़नेबल टाइम एलोकेट करें और उसमें जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को कही गई हैं उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए आपको। क्योंकि ये इस इस जो आजकल जो माहौल चल रहा है इसको एज ए अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर लें, बजाय इसके कि आप बस दीगर चीज़ों में अपना वक्त लगा दें। क्योंकि कम अज़ कम यूनिवर्सिटी का जो टाइम है आपका 5 से 6 घंटे, वो तो आपके पास वैसे ही एक्सेस में आ गया है। तो आपने यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना और बल्कि कहीं नहीं जाना आपने। तो आई होप कि आप जो प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं वो आप शुरू कर देंगे और जैसे जैसे आप डिस्कस करेंगे मुझे अंदाज़ा होगा कि आप लोग किस तरह से प्रॉब्लम अटैम्प्ट कर रहे हैं। मंडे से या फिर उसके बाद से मैं नया टॉपिक शुरू करना चाहूँगा। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि जब हम नए टॉपिक की तरफ जाएं तो आपका ये जो टॉपिक है वो हर स्टूडेंट का अपने तौर पर कंप्लीट हो जाए, वरना फिर ये होगा कि हम नए टॉपिक की तरफ जाएंगे, आपका ये वाला जो टॉपिक है ये रह जाएगा, फिर चीज़ें ओवरलैप होंगी, टाइम लैप्स करेगा। तो अभी आपके पास पूरा वीकेंड पड़ा है, आप इवन मंडे या ट्यूसडे भी ले लीजिए। कोशिश ये करें कि ये जो 10 क्वेश्चंस हैं इसको आप अच्छी तरह से कर लें ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएं तो फिर हमारा जो पिछला टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका हो। तो आई होप यू रियलाइज, अंडरस्टैंड। तो अब अगर आपकी तरफ से और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लीव करें। सर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और लेप्लास इक्वेशन के भी प्रॉब्लम्स मार्क करके दे दीजिए। इसमें भी प्रॉब्लम्स क्योंकि बहुत सारे आ रहे थे जब सॉल्व कर रहे थे, तो फिर वो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा चलें, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ मार्क करके उसी तरह से जिस तरह मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर का दिया था, इसी तरह इसकी भी प्रॉब्लम मार्क करके मैं 1-2 दिनों में दे देता हूँ। ठीक है जी। एनीथिंग एल्स? तो अगर और कोई सवाल नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि वी शुड लीव नाउ। ओके ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।